तो मुफ्त की सियासत पर एक बार फिर से सियासी शोर सुनाई दे रहा है। 5 राज्यों के चुनाव हैं और राज्यों के चुनाव से पहले एक होड़ छिड़ी है कि कौन कितना ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांट सकता है। रेवड़ी, अब सवाल यह कि किसकी मुफ्त की योजना रेवड़ी है और किसकी सेवा है, मेवा है। यह कंपटीशन जबरदस्त छिड़ा है। बात राजस्थान की करें तो अशोक गहलोत कहते हैं कि 40 लाख मोबाइल मुफ्त, अपने फोटो के साथ 3 साल का इंटरनेट कनेक्शन फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का सिलेंडर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो पहले ही ऐलान हुआ था। केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, और इनका रिकॉर्ड इस मामले में सबसे ज्यादा जबरदस्त रहा है। कहते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने योजना शुरू की, बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना मिलेगा, 1,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा, बिजली 300 यूनिट तक तो फ्री हर राज्य में होती है चुनावी घोषणा में। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जून के महीने में 1.25 लाख करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपए की किश्त सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव के वक्त भी ऐसा ही शोर सुनाई दिया। राहुल गांधी ने 2,000 रुपए महिलाओं के खाते में बटन दबा के क्लिक करके दी। अब सवाल यह कि रेवड़ी मुफ्त है और सियासत चुस्त है। अभी कई और उदाहरण दूंगा मैं आपको एक एक करके। फ्री की सियासत में कोई पीछे नहीं है, कोई कम नहीं है। आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि किसकी रेवड़ी सेवा है और किसकी रेवड़ी मेवा है। फ्री के खेल में दौड़ लगी है, रेस, और मुफ्त की रेवड़ी में 5 राज्यों में सवाल यही कि आखिरकार किसको मिलेगी सत्ता मुफ्त की रेवड़ियों से। सस्ता सिलेंडर क्या सस्ता रास्ता खोज के निकाल देगा। अशोक गहलोत की हम बात कर रहे थे। ये देखिए, सिलेंडर के दाम, सामान्य कीमत 906 रुपए, उज्ज्वला स्कीम के तहत 500 रुपए, और वादा यह कि फिर सत्ता में आएंगे तो 500 रुपए का ही सिलेंडर देंगे। यह वादा आप देखिए कमलनाथ क्या कहते हैं कि 908 रुपए का जो सामान्य कीमत है, हम उज्ज्वला स्कीम के तहत 608 रुपए का देंगे, और फिर उसके बाद चुनाव का वादा है कि 500 रुपए, 500 रुपए सस्ते सिलेंडर का वादा, वोट मिलेगा ज्यादा। यह रही शिवराज सिंह चौहान की बात, कमलनाथ की बात। शिवराज सिंह चौहान का हम जिक्र कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान भी सिलेंडर वाली रेस में है। वहां पर जो सामान्य कीमत है 908 रुपए है, उज्ज्वला स्कीम के तहत 608 रुपए है, और चुनाव में वादा 450 रुपए। अब ये आपके सामने शिवराज सिंह चौहान का भी आंकड़ा जो वो ऐलान कर रहे हैं। मसला सिलेंडर का है, और सिलेंडर आप जानते हैं कि 2014 से पहले कितना ज्यादा सियासी शोर हुआ करता था। अब भूपेश बघेल, सामान्य कीमत 994 रुपए, 974 रुपए, माफ करिए, उज्ज्वला स्कीम के तहत 674, और वादा यह कि 500 रुपए सत्ता में आएंगे तो। अब चंद्रशेखर राव, सामान्य कीमत 955 रुपए, उज्ज्वला स्कीम के तहत 655 रुपए, और इसके बाद सत्ता में आए तो 400 रुपए, 400 रुपए का वादा अभी से कर दिया, 400 रुपए। यानी यह सियासत का खेल है, यहां कोई किसी से कम नहीं है। सिलेंडर सस्ता और वोट चाहिए सबको, लेकिन जब सत्ता में रहे तब किसने कितना कम किया, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। तब आर्थिक बोझ आपके और हमारे ऊपर ही पड़ा,
लेकिन अब मसला चुनाव का है। यह सियासत का खेल है, कई और योजनाएं हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे कमलनाथ और शिवराज चौहान की अगर हम बात करें तो महिलाओं को 1250 रुपए, एक कहते हैं कि 1500 रुपए महीना देंगे। यह सियासत में छात्राओं को लेकर भी है, 12वीं के टॉपर्स ई स्कूटी मिलेगी, तो दूसरा कहता है कि 12वीं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा भत्ता। सबके पास पिटारे में कुछ ना कुछ है, कुछ नए और कुछ पुराने बयान। इस पूरे मसले को लेकर हम आपको सुना रहे हैं, कुछ नए और कुछ पुराने बयान हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि किसकी रेवड़ी सेवा है और किसकी रेवड़ी मेवा है। पहले देखिए कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। नहीं सुनो बहनों, पूरी दुनिया सुन ले भैया। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1000 से कर दिया 1250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसान मन तस्करी करी, कहा 20 क्विंटल धोबे नहीं करे थे, किसान ला तस्कर के थे मना, और जिन देथन तेन सब रेवड़ी के थे। चावल देथन 3 रेवड़ी, लघु पैसे खरीदन 3 रेवड़ी है, मजदूर मतलब देथन पैसा 3 रेवड़ी है, ये बेरोजगार मतलब देथन 3 रेवड़ी है, और अडानी सब खदान देते 3 रबड़ी है। हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटक में किया, या हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा, 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारी पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। अब ये जादू किस किस को आता है, ये सियासत का एक अलग खेल है। खैर, इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं ये 4 मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। संदीप दुबे जी बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ रित्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और परमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। तो किसकी रेवड़ी सेवा और किसकी रेवड़ी मेवा, आज जरा चेक कर लेते हैं। तो संदीप जी, चर्चा की शुरुआत, क्योंकि सत्ता में आप हैं और एक काबिल वकील के रूप में भी मैं आपको देखता हूं, तो जरा बताइए जनता को
किसकी रेवड़ी सेवा और किसकी रेवड़ी मेवा, लिस्ट में बता चुका हूं एक एक करके, और वादे चला भी रहा हूं किसने क्या क्या वादे किए। बात दूंगा इंडिया वॉइस को और आपको कि आपने इतने अच्छे विषय को रखा, वो भी ये भी चुनावी मौसम में, ताकि जन जागरण हो, जनता समझे। हम तो साफ साफ कहते हैं, एक व्यक्ति विशेष नहीं, समाज के चिंतक होने के नाते, कि मुफ्त में कहीं कुछ नहीं मिलता है। अब अगर सरकारें कहें कि मुफ्त में मैं खाना दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, कपड़ा दे रहा हूँ, रोटी दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ और किस लिए दे रहा हूँ, जनता को समझने की जरूरत है। कुछ साल पहले जस्टिस रमन्ना और सुप्रीम कोर्ट के बेंच में ये मैटर आया था, तो फिर नीति आयोग और सभी बैंकों को, विपक्षी पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टियों को नोटिस भी हुआ था कि आप अपना अपना पक्ष रखें। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर पे बहुत कुछ जो सरकारों के पास जो उनके अधिकार हैं, उसके अधिकार पे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यानी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता ना संदीप जी? होता है। तो हाँ, आप सवाल कुछ कर रहे थे, बोलिए। मैंने कहा सर कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता ना आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से कुछ भी मुफ्त नहीं है। हाँ, सरकारें दो तरह से काम जरूर करती हैं, ये विश्वास हमें है कि दो तरह से काम होता है। एक, सरकार की जो योजनाएं चल रही होती हैं, हमारे यहाँ गरीबी है, उसको शायद स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो टैक्स नहीं देता है, एक छोटा तबका जो नहीं, ठीक, मैं आप ही के मुताबिक, तो कोरोना की जो वैक्सीन आपने दी थी वो मुफ्त नहीं थी ना? सरकार की जो योजनाएं हैं नीतिगत होनी चाहिए, वो जो नीतिगत योजनाएं होती हैं वो आम जन को संदीप फायदा सर, पहुंचाती जो आप दावा करते हैं कि हमने मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी, तो वो मुफ्त नहीं थी ना, जनता का टैक्स पेयर का ही पैसा था ना? तो सरकारें तो जनता की टैक्स से चलती हैं। जी, राइट। आप ये बताइए, कौन विधायक, कौन एमपी 80 घंटा कुदाल चलाता है, 8 घंटा कुदाल चलाता है? हम सब लोग अलग अलग, सबकी जिम्मेदारी है। तो जनता के पैसे से ही तो सरकार चल रही है। बिल्कुल सही। ये है कि सर, सरकार चलाने वालों के विवेक, मैं काबिल वकील से भी बात कर रहा हूं संदीप सर, मैं काबिल वकील से भी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 6 अक्टूबर को नोटिस क्यों दिया? इस विषय में हमें पता नहीं है, पार्टी बनाई गई है, तो पार्टी बनाने के बाद नोटिस इश्यू हुआ है, तो अभी तो उसके जवाब आने सारे बाकी हैं। अच्छा, तो जो सीधे अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, सीधे अकाउंट में जो पैसा डाला जा रहा है, ये कैश फॉर वोट है कि नहीं? देखिए, इसको दो अर्थों से समझना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो देश में योजनाएं गरीबों के लिए चलती हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, वो 1%, 2% या 10% पहुंचती हैं, बाकी सब बिचौलिए खा जाते हैं। उसके बाद सरकारें आई, मनमोहन सरकार रही या भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, सबने कोशिश करी कि धीरे धीरे जो योजनाओं के धन है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उसमें हमारी सरकार सफल रही, इसलिए सफल रही कि हम लोगों ने बिचौलियों को हटा के अकाउंट खुला, और अकाउंट खुलने के बाद जो डायरेक्ट सीधे अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तमाम राज्यों में, वो जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो कैश फॉर वोट मानते कि नहीं मानते आप? देखिए, अगर गरीबों को योजनाओं के स्वरूप जा रहा है, योजनाओं के पैसे ईमानदारी से गरीब तक पहुंच रहा है, तो ये तो सर, ये गरीबी चुनाव के वक्त ही क्यों दिखाई देती है? चुनाव से पहले नहीं दिखाई देती? और हमें आपको मिलके लड़ना है, सरकारें मिलके लड़ सकती हैं। तो मैं दो ही बात कहूंगा, इसमें मेरे को बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। आपकी नीति क्या सही में गरीब उत्थान की है या नहीं? सर, मैंने आपसे फिर तीसरी बात पूछ रहा हूं, सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना कैश फॉर वोट मानते कि नहीं मानते आप? अगर योजनाओं के माध्यम से है, योजनाओं के धन है, तो उसको नहीं मानता, लेकिन वोट लेने के लिए अगर कोई इस तरह की बातें करता है, कोई योजना लेके आता है, तो मुझे लगता है कि वो शक के दायरे में आना चाहिए। अच्छा, तो शिवराज जी का बयान भी आपने सुना होगा, जो अभी मैंने सुनाया। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को, जो राज्य सरकारें हैं, उनको काफी ज्यादा आम जन से और कानून बनाने का जो उनको अधिकार है, उसके प्रतिफल वो लोग गरीबों के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये दिल और दरिया दिली जो है शिवराज जी को अभी चुनाव के वक्त ही याद आई? की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पक्ष दूसरे पक्ष के बचाव में भी नहीं आता हूँ। आप आज देखिए, दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। अरविंद जी ने कहा बिजली मुफ्त दूंगा, उनका मुफ्त बिजली का जो खेल था वो आम जनता को पसंद आ गया, वो चुन के आ गए। उन्होंने मुफ्त बिजली का वादा 100-200 यूनिट पे लाके
सिमटा दिया। तो राजनीतिक दल अपने अपने स्वरूप में अपने अपने हिसाब से काम करती है। ठीक, यानी आप जो कर रहे हैं वो सेवा है और जो विपक्ष कर रहा है वो मेवा है, राइट? नहीं, मैं किसी सेवा में नहीं जाता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आपकी नीति से गरीब को फायदा हो रहा है, वो सेवा है। रितनेश जी, आपकी नीति से गरीबों को ठगा जा रहा है, रितनेश जी, ओके सर, एक एक करके, क्योंकि हम बहस नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके। ये रेवड़ी मुफ्त है और सियासत जबरदस्त है? सियासत चुस्त है। आप लोग भी कम नहीं है, आपका रिकॉर्ड भी बिल्कुल है। कल तक केजरीवाल जी का विरोध करते थे, कहते कि देखिए ये मुफ्त की योजनाएं देकर लोगों को बरगला रहे हैं, और ये आप क्या कर रहे हैं? आपका रिकॉर्ड पढ़ूं या आपने तो पढ़ा होगा, उम्मीद है। देखिए तिलक जी, इन योजनाओं को समझने के पहले हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना और डीपीएसपी के कुछ बिंदुओं को देखना होगा। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है तिलक जी, वो कहती है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर डीपीएसपी कहता है कि राज्य सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के लिए काम करेगा। अब जैसे हमने कहा, प्रियंका जी ने हमारी कहा कि हमारी नेता ने कि हम पढ़ो और पढ़ाओ की स्कीम चलाएंगे। इसको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बहुत पहले 2009 में ही कर दिया था, राइट टू एजुकेशन के तो फंडामेंटल राइट बनाकर। दूसरी बात, आपके सामने एक मैं उदाहरण दूंगा। आपने गहलोत जी के मोबाइल की बात की। तिलक जी, बात 2012 की है। 40 लाख मोबाइल के साथ इंटरनेट सेवा भी फ्री 3 साल के लिए। मैं आ रहा हूं तिलक जी। हाँ। तिलक जी, बात 2012 की है। गोंडा जैसे पिछड़े जिले का एक लड़का 12th पास करता है और जिसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पिताजी मुझे एक लैपटॉप दिला दो, नहीं दिला पाते, लेकिन एक सरकार आती है और उस सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम छात्रों को लैपटॉप देंगे। उस छात्र को लैपटॉप मिलता है। उस लैपटॉप का फायदा ये हुआ तिलक जी कि वो छात्र आज आपके साथ पैनल में बैठकर डिबेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हुआ। उसे पता चला कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। उसे नहीं, तो ये बातें चुनाव के वक्त ही लैपटॉप क्यों? मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले मिल जाता ना रितनेश मिश्रा जी को, तो पहले हम गुफ्तगू कर रहे होते कि नहीं? अब एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है तिलक जी, हाँ, कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, हाँ, तो उन्होंने कहा मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पे यह स्वीकार किया कि भाजपा की सरकार ना तो लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है और ना ही मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी। जनता के पैसे से, टैक्स से उनको दिया गया, और यही कांग्रेस पार्टी। नहीं, मुफ्त में तो आप भी कुछ नहीं दे रहे ना। अगर संदीप दुबे जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आप भी ये बात बोलिए ना कि हमने मुफ्त दे रहे हैं, तो आप भी मुफ्त कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको ये जानना होगा। आप तिलक जी एक डेटा निकलवा लीजिएगा पीसीआर से, जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने लगातार विधायकों और मंत्रियों का वेतन बढ़ाने का काम किया है, उनके खर्चों पर ज्यादा खर्च करने का काम किया है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो सबसे बड़े राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में सबसे कम वेतन देती है विधायकों को। हम तो कहते हैं भाई विधायकों का वेतन कम करिए, मंत्रियों का वेतन कम करिए, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन कम करिए, मंत्रियों के ऊपर खर्च की जाने वाली सुविधाएं। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ का कर्ज बता सकते हैं मुझे? देखिए, कर्ज तो हर एक सरकार पे है तिलक जी। नहीं, हर सरकार पर है, लेकिन दोगुना कर्ज है। तो आप कह रहे हो रेवड़ी ले लो, रेवड़ी नहीं है, ये हमारी सेवा है। अभी संदीप दुबे जी का नाम लिया आपने, संदीप दुबे जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं तिलक जी, मेरा एक पॉइंट हो जाने दीजिए जी। तिलक जी हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में रहते हैं, और विकासशील अर्थव्यवस्था का जो बजट होता है सदैव घाटे का होता है। कोई भी सरकार बजट को प्रॉफिट में कर ही नहीं सकती। नहीं, ये फॉर्मूला फिर केंद्र पर भी अपनाइए आप। ये फॉर्मूला फिर केंद्र पर भी अपनाइए। फिर उस वक्त कहते हो कि देखिए मोदी जी ने इतना कर्ज ले लिया, नहीं, फिर वहां थ्योरी बदल जाती है आपकी। मैं देखिए, कर्ज का बजट होना और कर्ज का लगातार बढ़ना दो अलग अलग चीजें होती है। नहीं, वो विषय भटक जाएगा। 1 मिनट, संदीप दुबे जी रिएक्ट करना चाह रहे क्योंकि आपने संदीप दुबे का नाम लिया। संदीप जी, फिर उसके बाद रमेश जी आपके पास आ रहा हूं, पूरा वक्त आपको। तिलक जी देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं साधुवाद दूंगा, मित्र को लैपटॉप मिला, वो कंप्यूटर मिला, उससे काफी जागरूक हो गए। आज की युवा पीढ़ी हमारी और आपकी बातों का मूल्यांकन करती है
और आज जिस विषय पे चर्चा हो रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश में टैक्स देने वालों की कमी है और ज्यादातर गरीब हैं, गरीबों की संख्या ज्यादा इस देश में। नहीं सर, ना मैं करेक्ट कर देता हूं, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूं। टैक्स हर व्यक्ति देता है सर। जो गरीब, जो नमक भी खरीद रहा है ना, वो भी टैक्स दे रहा है आज। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो टैक्स ना देता हो। सर वो माचिस के ऊपर भी टैक्स है। अरे तिलक सर, तो दूध और दही पर भी टैक्स है। संदीप अब सर, मैं बोलूं, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, ठीक है, आपके हिसाब से वो टैक्स है, हम भी मानते हैं टैक्स है, लेकिन सरकार उसी टैक्स में गरीबों के लिए कटौती करके रखती है। उनको टैक्स का बर्डन न पड़े, इसीलिए उनको राशन, उनको चीनी, उनको तेल, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी सरकार पूरे 5 साल 1100 रुपए का सिलेंडर देते हो, चुनाव होते हैं तो आप 600 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए का दे देते हो। सर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आता मुझे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब नहीं समझ में आता जब आप पूरे साल 5 साल जो है 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो, लेकिन चुनाव आता है तब आपको आता है कि 400 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। ये फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आता सर। तिलक भाई, लोहा ही लोहे को काटता है। राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में अपने अपने ठीक। अब मैं इस चैंपियन, मैं इस फ्री वाली रेवड़ी के चैंपियन को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा। 1 मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी प्लीज, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तिलक जी, बहुत बढ़िया। रमेश जी का मतलब लहजा बहुत जबरदस्त है? डिबेट में पंच मारते हैं बीच बीच में। रमेश जी एक बात जानना चाह रहा था, ये कंपटीशन कर रहे हैं आपसे रेवड़ी के मामले में, आपसे कंपटीशन बताइए, कोई जीत पाया रेवड़ी के मामले में आपसे, या आपसे कंपटीशन कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के नेता? जीत पाएंगे लगता है आपको? ये हमारे मित्र हमसे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये हमें फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं आप? यस, आपने कहा ना चैंपियन, हाँ, और हमने पहले ही दिन कहा था कि हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं। आप देखो माहौल बदल गया। नहीं आप बदल तो बहुत कुछ रहे हैं। अरे आप 1 मिनट, सांप्रदायिक माहौल में चुनाव होते थे, अली और बली के नाम पे चुनाव होते थे। हाँ, अब आप देखिए, शिक्षा के नाम पे, लैपटॉप के नाम पे, मोबाइल के नाम पे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं, ये आपने कहा ना रेवड़ी मुफ्त चूस्त, किसकी रेवड़ी है, किसका मेवा है, क्या है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हमारा सेवा है। अच्छा, और मेवा क्या है ये भी बता देता हूं। हमारा सेवा क्यों है ये सुन लीजिए पहले। एक के साथ एक योजना वाला भी फ्री था ना, जो वो भी सेवा थी। 1 मिनट, जो हमने गरीब तबके के लिए योजना चलाई कि साहब पानी 20,000 लीटर मुफ्त, बिजली 200 यूनिट फ्री, महिलाओं के लिए टिकट फ्री बस का, ये सबके लिए है। इसमें कोई क्लास डिवाइड नहीं किया हमने। लेकिन आप यहां देखें, उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार थी जिसने लैपटॉप दिया था, आज वो सरकार नहीं है वहां। कहने का मतलब क्या है कि साथी हैं आपके, दे रहे हैं, ये बात इल्म रहे आपको, ये इल्म है हुजूर, इल्म है। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति है, वो उसका भी इल्म है मुझे। नहीं, अभी विचारों की अभिव्यक्ति तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिखाई दे रही है, जहां आप रत्नेश मिश्रा जी के पीठ में खंजर घोंपने के लिए खड़े हुए हैं। सर ऐसा शब्दों का चुनाव जरा सही करें। नहीं, मैं सही कर रहा हूं सर। आप अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री को डरपोक कहोगे, निकम्मा कहोगे, रत्नेश मिश्रा जी का जो है दिल बहुत बड़ा हो सकता है कि वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर गाली सुन ले। लेकिन मेरा सवाल जायज है कि अगर आप इंडिया गठबंधन के हैं तो आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या करने जा रहे हैं? मैंने 3 दिन पहले ही आपको कहा था कि कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए जी। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तो फिर मेरा कंसेप्ट इस बात को लेकर क्लियर करिए कि आप अभी अशोक गहलोत जी को निकम्मा, नकारा मुख्यमंत्री, डरपोक मुख्यमंत्री कह रहे हो, और फिर 3 महीने के बाद जाकर यह कहोगे कि अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया आदमी है। मैं कैसे मान लूं? यह कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा। प्लीज पहले सेवा और मेवा वाले पे क्लियर कर दो। अच्छा, अशोक गहलोत जी को छोड़ देते हैं, ठीक, राइट। हाँ, अब देखिए, डिबेट को ट्रैक पे ले आइए। नहीं, मैं ट्रैक पर हूं सर। अब देखिए, किसान सम्मान निधि, हाँ,
मैंने मान लिया कि ठीक है साहब, आप सीमांत किसानों का सम्मान कर रहे हैं और आप उनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन जो ये सवाल है कि साहब 5-7 सिलेंडर 1100 रुपए में देते हो, चुनाव आते ही आते वो कम कर देते हो, जनता को ये दिखता है। ठीक, जनता को ये भी दिखता है। संदीप दुबे जी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले परमवीर जी, एक मिनट सर, आ रहा हूं, परमवीर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। परमवीर जी, आपने तीनों राजनीतिक दलों की बातों को सुना और तीनों ने बताया कि भैया हम तो सेवा कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो रेवड़ी है, वो मेवा। लेकिन संदीप जी ने खुलकर कही एक बात कि फ्री कुछ भी नहीं होता, ये सब खेल है। मतलब सत्ता दल के सबसे बड़े चेहरों में से एक संदीप दुबे जी कह रहे खेल है सब। वाकई में सिर्फ मसला वोट का है? तिलक जी, मसला वोट का नहीं है। देखिए, सरकार कोई भी है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो सेवा के लिए आई हुई है, पहली बात तो यहाँ पर। और जब से भारत आजाद हुआ है तब से हर एक पार्टी जो आई है वो सेवा का नाम लेकर यही सेवा करने आया हूँ। लेकिन सरकार की सेवा करने की भी एक बंदिशें होती हैं, एक लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं, हम घर घर में एक बात सुनते आते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारे जाएं, कि भाई जितना आपके पास पैसा है उतने की सेवा योजना तो लागू कर सकते हैं। पंजाब के अंदर एक साल के अंदर जो कर्ज 2,65,000 करोड़ था वो 3,60,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और वहां पर जब ये सरकार होती थी शिरोमणि अकाली दल की, तब सबसे पहले ग्राम में ये बात उठाई गई थी, तब उन्होंने किसानों को फ्री बिजली कही थी, तब से वो बंटादार होना शुरू हुआ। तो आज लाखों करोड़ों में कर्ज पहुंच गया है वहां पर। हाँ, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं, लेकिन पैसा नहीं है। हाँ। लेकिन आप वहां बांट रहे हैं। तो जितनी चादर है, पहले अपनी चादर को देखिए, फिर पैर पसारिए, तो समझ में आती है बात। ये चीजें जो खाई थी, हमने देखा था तमिलनाडु के अंदर, वहां पर शुरू हुई चीजें। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत टिप्पणी कर चुका है। देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी फ्री में नहीं देती है। आपने अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि माचिस के ऊपर भी टैक्स देने के बाद ले रहे हैं हम। बात क्या है, सेवा और मेवा में फर्क कहां पर आता है? राजीव गांधी जी ने खुद अच्छे कहा था कि वो लाभकारी योजना चलाते थे, पहुंच रही थी। लेकिन अब की सरकार को साधुवाद है कि अगर आप दे रहे हैं किसी को पैसा तो डायरेक्ट पहुंचे तो सही, बीच में बिचौले तो ना खाए ना पैसा, तो वो ठीक है। लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस पैसे को। जो कर्ज राइट ऑफ हो रहा है वो क्या है सर? राइट ऑफ देखिए, बैंकिंग की प्रणाली सिस्टम होता है करने का। राइट ऑफ कर्ज जो ऐसा नहीं होता है। राइट ऑफ कभी भी देखिए, मैं बिल्कुल मेवा में नहीं है, वो मेवा में नहीं सर, डिटेल होता है। जैसे कम ब्याज के ऊपर अगर आप कर्ज दे दें किसी को तो अच्छी बात है, वो सेवा ही है। हाँ। आप कम ब्याज बिना ब्याज के आप देते हैं, एजुकेशन लोन बिना ब्याज के हो जाए तो उसमें वो कोई रेवड़ी नहीं है। अच्छा, तो केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे हैं, वो केजरीवाल जी देखिए, फ्री बिजली एक तो पहली बात समझनी होगी, हम फ्री क्या चीज दे सकते हैं? जिस चीज के ऊपर मेरा अधिकार हो, जो मेरा आधिपत्य हो। जैसे बिजली फ्री है, ये रेवड़ी है प्योर। रेवड़ी केजरीवाल जी बनाते नहीं है, एनटीपीसी के सेंटर की गवर्नमेंट बनाती है, बिजली वितरण प्राइवेट कंपनियां करती हैं। तो ये फ्री कहां से आ जाएंगे? ना ये दे सकते कभी, ये कर्जा ही बढ़ाने वाले हैं। अनाज होता है, एफसीआई नहीं कर्जा बढ़ा रहे हैं केजरीवाल, डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप पंजाब का आंकड़ा उठाइए, 3,65,000 करोड़ हो चुका है। रमेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उंगली उठ गई उनकी। रमेश जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं संदीप जी और रितेश जी। इस देश में एकमात्र सरकार ऐसी है जिसका बजट सरप्लस में है। राजनीतिक विश्लेषक महोदय को कम से कम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे पहले सरप्लस में नहीं था। हमने रेवेन्यू भी बढ़ाया है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आप ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पहले सरप्लस में नहीं था बजट। सर ऐसा है, सबसे ज्यादा ज्ञानी तो यहाँ आप हैं, क्योंकि आप 24 घंटे ही राजनीति की दुनिया में रहते हो, तो आप ज्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं। नहीं सर, पत्रकार ज्यादा मैं आप लोगों से सीखता हूं सर। अरे सर, ये टू वे ट्रैफिक है, आप हमसे, हम आपसे सीखते रहते हैं। परमवीर जी, तो मेरा कहना ये है कि हम लोग दिल्ली में, हमारा बजट सरप्लस में है। अभी विश्लेषक महोदय पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब में जरा से एक चीज रिकॉग्नाइज करिए, हो सकता है आपके कर्जे का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा बढ़ा है, लेकिन जरा विश्लेषक महोदय ये भी ध्यान दें कि हमने कर्जे की जो किस्तें थी, जब हमने सत्ता संभाली थी तो राज्य चुकाने की स्थिति में नहीं था, ओवरड्राफ्ट की स्थिति में था आरबीआई से। हमें वो नहीं लेना पड़ा, हमने टैक्स रेवेन्यू अपना बढ़ा दिया। ठीक, परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर संदीप जी और रितेश जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए परमवीर जी। देखिए, दिल्ली का मॉडल, अगर आप कहें कि दिल्ली को मॉडल बनाया है आपने, तो दिल्ली केंद्र शासित का मतलब बहुत जटिल मामला है। ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे तमाम तरीके की एजेंसियां पैसा लगाती हैं, तो दिल्ली का कभी भी गरीब नहीं था, पहली बात तो।
ये जब भारत आजाद हुआ था ना अंग्रेजों के टाइम पे, तब भी सरप्लस था। नहीं वो कह रहे हैं हमने राजनीति बदली है फ्री वाली सियासत को लेकर। हाँ वो बदली है, फ्री की सियासत लेकर आए हैं, साधुवाद है इनको, फ्री की सियासत लेकर आए, राजनीति बदल दी है उन्होंने। तो बाकी रही पंजाब की बात, पंजाब में अभी भी मांग रहे हैं पैसा। अखबारों को उठाइए, मैं कोई ज्यादा अंदर की बात नहीं जानता फाइलें नोटिंग्स क्या आ रही है, लेकिन अखबार उठाइए दिखाई देता है तमाम। या तो प्रेस झूठ बोलती है, हम लोग झूठ बोलते हैं, ये पंजाब तो सरप्लस में है, हम लोग झूठी बात फैला रहे हैं। 3,65,000 करोड़ रुपया हो गया है, 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ जाना मात्र 1 साल सवा साल के अंदर। और बाकी जो बात वहां पर पंजाब में एक अनोखी चीज दिखाई देती है। हाँ। लगातार अब जब बारिश हुई है तो किसान खुद कह रहा है, बहुत सी किसान है जो उनकी यूनियंस होती हैं वो कह रही है कि बिजली के ऊपर पैसा, आप बिजली का पैसा लिया कीजिए, इसका मिसयूज होता है। तो यहाँ वहां मैं संदीप दुबे जी एक मिनट परमवीर जी, संदीप दुबे जी, प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मसले को लेकर अपनी नाराजगी तक जता चुके हैं। फ्री की योजना, फ्री की रेवड़ी, इन शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं वो, और फिर भी ये बंद नहीं हो रहा, और वो भी आपके राज्यों में जहां चुनाव है वहां कह रहे हो सब कुछ फ्री ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस वोट हमें दे दो। देखिए, हमें अभी कुछ साल पहले श्रीलंका और स्विट्जरलैंड की जो देश है उन दोनों देशों से कुछ सीखना चाहिए। जहाँ श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम अपने नागरिकों को मुफ्त में इतनी चीजें वहां के नेताओं ने बांटने की बात कही, वहीं स्विट्जरलैंड के लोगों ने मना कर दिया कि उन्हें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, सरकार दीर्घकालिक योजना बनाए जो देश के हित में हो, और उसको स्वीकार किया। दोनों जगह असर देखी। श्रीलंका की इकोनॉमी अभी हमारे से कुछ भी नहीं है, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी ये हम सबको पता। मैं बार बार कहता हूँ 75%, 70% लोग हम कहते हैं कि ज्यादा गरीब हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं, या राज्य सरकारें उनको वो सबका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में जन कल्याणी योजनाएं चला रही है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय इसलिए नहीं बैठ पाता है कि दोनों की जो इच्छा शक्ति वो अलग अलग है। केंद्र तो है विश्व के पटल पे अपनी इच्छा शक्ति रखता है कि विश्व के पटल पे भारत कैसे आगे बढ़े। राज्य सरकारों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि अपने नागरिकों को कैसे भोजन, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर बिजली पानी की व्यवस्था। नहीं, इसका एक अलग उदाहरण, संदीप जी आप करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना, आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, मेरे को तो लगता है कि जो पेंशन योजनाएं थी, अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझे देखा जाए तो वो फायदेमंद थी आम जन के हित में, कि जब आदमी व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता था तो वो, लेकिन यानी ओपीएस की मांग जायज है, आप इसे मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि वो होना चाहिए, ओपीएस तो होना चाहिए, ओपीएस होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, बहुत बड़ी बात कही है आपने, मतलब हाँ, बीजेपी नेता होते हुए आपने कहा कि ओपीएस की मांग को मैं जायज मानता हूं। तो फिर ओपीएस, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग, मतलब कि सांसद विधायकों के लिए ओपीएस चलेगा, ठीक, लेकिन कर्मचारियों के लिए जो है आप कह रहे हो कि एनपीएस ले लो, तुम्हें मेरी कसम। फिर ये रेवड़ी है कि नहीं? ये रेवड़ी तो आप ही खा रहे हैं, इसका मतलब। नहीं, देखिए, ये नीतिगत फैसले होते हैं जो केंद्र सरकार हो या राज्य। सर, ये नीतिगत नहीं है, ये आर्थिक रूप से फायदे। सर, सरकारी कर्मचारी भी तो हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, लाभान्वित है, जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी संदीप सर, सरकारी कर्मचारी भी तो हमारे लिए काम कर रहा है, के विकास में है कि वो नागरिक अपने देश में कैसा सर, जो इसलिए मैंने श्रीलंका सर आपके लिए ओपीएस मिठाई है और उनके लिए कड़वी दवाई है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रेवड़ी दवाई में जा ही नहीं रहा हूं, मैं ये कहीं नहीं रहा हूं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैं तो ये कह रहा हूं कि मुफ्त की कोई चीज नहीं होती, मुफ्त में हमें स्वीकार कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो लालच दे रहे हैं, जो हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं भी कोई भी हो उससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये आपने कचहरी में कभी ना तमाशा देखा होगा, तमाशा देखते एक व्यक्ति बंदर नचाता है और डुगडुगी बजाता है और तरह तरह की बातें कहेगा, हवा बनाएगा, और लोग आके खड़े हो जाते हैं और ज्यादा भीड़ लगा देते हैं। किनके बारे में कह रहे हैं? पार्टियां कुछ अपनी डुगडुगी बजाती हैं, तरह तरह की बातें कहती हैं, और ये 90% तो ऐसी होती है कि उसको पूरा भी नहीं कर पाती। किनके बारे में कह रहे हैं आप? कहती है, तो आम जनता को इन भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये डुगडुगी कौन बजाता है? रितेश मिश्रा जी, बेहतर कर सकता है। डुगडुगी क्यों बजा रहे हो साहब? ये तो वैसे ही पता चलेगा कि डुगडुगी कौन बजाता है जब अपने 8 साल के शासनकाल में 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, जो कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार 2004 से 2014 तक लेकर 2.2 लाख करोड़ का कुल कर्ज माफ किया गया था, जिसमें किसानों की कर्ज माफी भी शामिल थी।
हमारे पढ़े लिखे प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि कर्ज माफी किस प्रक्रिया के अंतर्गत अरे कैसे होती भैया, है आप सुन और बैंक लीजिए, सुन लीजिए। कैसे काम करते हैं। सुन लीजिए। मेरे मित्र, देखो आप एक अरे टाटा संदीप उठा साहब, को सुनिए तो। इतना ज्यादा अच्छा अरे काम साहब, करने की आपकी कोशिश बारी आएगी करेगा, तो काम करवा अगर दीजिएगा। सड़क बनाएगा तो सड़क के लिए ज्यादा योजना नहीं, लेके आएगा। आप अगर व्यापारियों के हित में काम करेगा तो आप व्यापारी को मरने छोड़ दोगे क्या? चलिए, अगर आप किसानों के हित में काम करोगे, किसानों को मरने छोड़ दोगे क्या? तो ये दो तरह की नीतियां नहीं चलेंगी। एक स्पष्ट लाइन खींच के हम लोग को बात करना चाहिए कि आपने हमें बुरा बनाने के लिए आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इन्होंने ज्यादा कर्ज माफ कर दिया, इन्होंने ज्यादा कुछ व्यापारियों को दे दिया। आपकी सरकार जैसे लगती कि सोचती नहीं, व्यापारी की सरकार ही नहीं है। अब मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं, यहाँ तो रिश्तेदार सारे व्यापारी भरे पड़े हैं जिस पार्टी में आप हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो हम इस तरह की भाषा कहते हैं एक दूसरे को बुरा कहने के अलावा मुझे एक ही बात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राजनीतिक दल को भारत में भारत के नागरिकों को भारत के प्रति नहीं जवाबदेही संदीप जी रित्नेश जी अपनी बात पूरी कर लें। वो 2G 3G जीजा जी सब ये तो कोई अंदर नहीं गया ना जी। आप लोग कहते रहे लेकिन कोई अंदर भी तो नहीं गया ना संदीप जी। एक मिनट रत्नेश जी अपनी बात पूरी करिए। रत्नेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आ रहा हूं परमवीर जी आपने हाथ। तिलक जी अभी कुछ बचा हो संदीप दुबे के पास तो बोल ले, क्योंकि मेरी मेढक की तरफ सुलझने की आदत नहीं है और मैं शांतिपूर्वक असली बात कहने में विश्वास करता हूं और सुनने में भी विश्वास करता हूं। अब आ जाते हैं साहब, इनकी एक सरकार है मध्य प्रदेश की। ये जब हमारी सरकार बनेगी तो कहेंगे बहुत ज्यादा कर्जा है। अब मैं केवल सितंबर तक की स्थिति बता रहा हूं आपको तिलक जी। 25 जनवरी 2023 को 2000 करोड़ का कर्ज, 2 फरवरी 2023 को 3000 करोड़ का कर्ज, 9 फरवरी 2023 को 3000 करोड़ का कर्ज, 16 फरवरी 2023 को 3000 करोड़ का कर्ज, 23 फरवरी 2023 को 3000 करोड़ का कर्ज, 2 मार्च 2023 को 3000 करोड़ का कर्ज, 9 मार्च 2023 को 2000 करोड़ का कर्ज, 17 मार्च 2023 को 4000 करोड़ का कर्ज, 24 मार्च 2023 को 1000 करोड़ का कर्ज, 29 मई 2023 को 2000 करोड़ का कर्ज, 14 जून 2023 को 4000 करोड़ का कर्ज, 12 सितंबर 2023 को 1000 करोड़ का कर्ज, 21 सितंबर 2023 को 500 करोड़ का कर्ज। ठीक, एक फिगर, एक मिनट मैं यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है। मैं एक मिनट एक सेकंड मैं थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर देता हूं, फिर आप पूरी बात रखिए। राजस्थान का बजट है 2,65,00,000 करोड़ का और उस पर कर्ज है 2 गुना, और यही छत्तीसगढ़ की स्थिति है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये इतना कर्ज अगर आप जोड़ रहे हैं हाँ, तो लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर चला जाता है, लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर चला जाता है, जो सरकार ने केवल 9 महीने में लिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने 9 महीने में अराउंड 30,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, क्योंकि उनको पता है ये सत्ता से जा रहे हैं, आने वाली सरकार उसको भरेगी। दूसरी बात जो आपने कही कि छत्तीसगढ़ का कर्ज, छत्तीसगढ़ का कर्ज है 82,125 करोड़, जिसका 66.35% हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया गया था। अच्छा, तो अब भैया कुल कर्ज का तो लगभग यानी आप कर्ज लेकर घी नहीं पी रहे, राइट? नहीं, हम तो इनके कर्जों को बांट रहे हैं। अच्छा, और राजस्थान का पढ़िए एक बार, राजस्थान का भी आंकड़ा आपके पास। अब देखिए मैं आ रहा हूँ, उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं भी उसी बिंदु पर हूँ। राजस्थान में आप करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2,65,000 करोड़ का बजट है और 2 गुना उस पर कर्ज है। मैं सही हूं या गलत? देखिए, मैंने फिर कहा ना कि हर एक राज्य पे कर्ज होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमारा कर्ज बढ़ा क्यों। हमने परमवीर जी, रित्नेश जी कह रहे हैं कि हम कर्ज जो है वो घी पीने के लिए नहीं लेते, मतलब वो है ना कहावत, वो कह रहे हैं कि हम तो सेवा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये घी पीने के लिए कर्ज लेते हैं। तिलक जी देखिए, पहली बात तो ये जो बार बार सेंटर से हर महीने की अभी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी गई, इतनी डेट वाइज लिस्ट पड़ी गई, ऐसी कोई लिस्ट कहीं से जारी नहीं होती है। ये होता क्या है कि सरकारें हर राज्य के अंदर जो अपना कलेक्शन होता है जीएसटी का, उसको जाता पहले सेंटर के पास है, सेंटर से हर राज्य को मिलता है। तो ऐसी कोई लिस्ट अगर वैसे मुझे सच्चाई नहीं दिखाई देती कि ऐसी कोई लिस्ट कि डेट वाइज 500 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश को मिल रहा है या डेट वाइज दिल्ली को मिल रहा हो, XYZ किसी भी राज्य को, ये आंकड़ों को
देखिए परमवीर साहब गूगल खोल लीजिए, ये एक बहुत आपको बड़े पूरा न्यूज तोड़ पोर्टल की मरोड़ के रिपोर्ट पेश है, करने का तरीका देश होता का है। बहुत बड़ा न्यूज चैनल भी है, उसकी पूरी रिपोर्ट अब पड़ी है, देखिए न्यूज जिसमें चैनल लिखा के है ऊपर मध्य सारे प्रदेश ज्ञानी सरकार ने व्यक्ता, मैं भी आपके बीच 2023 में तक जाती कितना हूँ, कर्ज हम लिया। सब लोग बहुत ज्ञानी नहीं है। अब इतना पढ़ लेते हैं आप, आप इसीलिए मैं इतना कहता ज्ञानी हूँ नहीं शाहबाज जी की डिबेट में, आप ज्ञानी हैं, मैं परमवीर इतना साहब ज्ञानी शाहबाज नहीं जी की हूँ कि डिबेट हम आरबीआई की में बिना घोषणाओं को, तैयारी आरबीआई की आओगे नीतियों को, तो फेल हो जाओगे। आप अरे अन्य आप बात तो एंकरों की तरह सुनिए, इनकी आप डिबेट में बहुत तैयारी ज्ञानी करके हैं। आया मैं कीजिए। आपको, मेरा इनकी सर्टिफिकेट डिबेट आपको में लगेगा आने नहीं, से आप पहले बहुत कम से ज्ञानी कम आधा हैं। लेकिन घंटा जैसा होमवर्क आपने किया लिस्ट लीजिए। पढ़ रहे हैं ना, ऐसी लिस्ट होती रही है आप साहब, आप बहुत ज्ञानी कीजिए, हैं। मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। हाँ, मैं मान सोर्स गया, बता दे रहा आप हूँ। ज्ञानी हैं। देखिए मैं एक आप- न्यूज अरे चैनल बोलने पे दीजिए साहब, न्यूज चैनल पे आप बैठा बहुत हूँ, ज्ञानी हैं। मुझे यहाँ पे किसी दूसरे न्यूज तो पोर्टल ये बात का चैनल का नाम नहीं लेना ये आंकड़ा जैसे लेकिन आपने अगर आप कहेंगे तो मैं लहवाइज बता पढ़ दी देता ना, हूँ। ऐसी कोई लिस्ट होती नहीं जी है, न्यूज ऐसी कोई लिस्ट की होती एक नहीं है, खबर किसी भी राज्य के लिए नहीं 21 होती। सितंबर मैं कांग्रेस 2023 बीजेपी सुन की बात लीजिए। नहीं कर रहा हूँ, अरे किसी परमवीर राज्य साहब की सुनिए तो, ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती जी न्यूज कि की डेट वाइज बता दिया जाए एक भाई आज खबर इतना पब्लिश पैसा हुई उठाया। थी 21 सितंबर 2023 को 2:42 पर श्यामदत्त चतुर्वेदी ने उस खबर को छापा था, निकाल के अरे साहब, पढ़ सोर्स दिखाइए लीजिएगा, ना, जिसमें किसी उन्होंने बैंक बताया खाते है में कि ट्रांसफर मध्य हुआ होगा प्रदेश ना, सरकार ने श्यामदत्त जी का नाम जनवरी आप से ले लेकर रहे हैं, सितंबर किसी तक कितना सरकारी कर्ज खाते, लिया। सरकारी खाते में तो गया अब होगा अगर ना इतना पैसा, देखिए या पोटली पढ़ बुला के के नहीं घर पर आएंगे, देने आए पढ़ थे के पैसा। नहीं देखिए, यहाँ जब पढ़ के पोटली नहीं बनी तो आएंगे तो पैसा मैं आता नहीं संतरे होगा, की खातों तरह से जाता छीनूंगा, होगा ना। मैं संतरे की पैसा तरह खातों में से, छीनूंगा, खाते से मैं खाते में जाता संतरे होगा की ना तरह साहब। छीनूंगा। पढ़ के आया खाते कीजिए, से तैयारी खाते में करके जाता आया होगा ना। कीजिए। यहाँ पर मोदी मोदी गुणगान करने से क्या नहीं करता, यहाँ पर तथ्यों पर राहुल बात राहुल होती है, गुणगान कीजिए यहाँ साहब। पर एंकर आप आपसे राहुल तथ्यों पे राहुल बात करता कीजिए, है, आप यहाँ पे प्रियंका गांधी का गुणगान आपसे कीजिए, तथ्यों पे करिए बात करता गुणगान। है। मैं आप सिर्फ यहाँ पे खाते से बिना खाते की तथ्यों बात के पूछ रहा आएंगे हूँ, कोई पोटली तो बना भाई के पैसे साहब देकर लेकर आए बेइज्जत हो थे जाएंगे। शिवराज जी वहां से। बिना तथ्यों के आएंगे, मैं तो बता रहा हूँ। अरे जी न्यूज बारह- की 21 ज्ञानी सितंबर ज्ञानी जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, रत्नेश जी, फैक्ट्स एक मिनट, चतुर्वेदी ने एक मिनट परमवीर जी, परमवीर जी एक मिनट रत्नेश जी एक मिनट प्लीज। आप लोग देखिए, आप चारों विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं और अभी तक चर्चा जो है ना वो सार्थक रूप में आगे बढ़ी है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी पर रहिए, संतरे वंतरे छिलने की बात मत करिए सर प्लीज, ठीक। और ना ही राजनीतिक विशेषज्ञ आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप सवाल का जवाब दीजिए, वो सवाल करते हैं तो आप उन्हें बीजेपी प्रवक्ता घोषित कर देते हैं। अभी यही सवाल वो संदीप जी से करेंगे तो फिर एक मिनट, इतनी हैसियत कि हम बीजेपी की किसी प्रवक्ता और किसी समर्थक पर सवाल उठा दे, हमको जेल नहीं जाना है साहब। रत्नेश जी, अरे हमारे घर सीबीआई ईडी पहुंच जाएगी। रत्नेश जी, पंजाब में आपके एमएलए जेल में है जी, आम आदमी पार्टी ने भेजे हैं, उनको छुड़ाइए जाकर। नहीं आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी एमएलए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर बलात्कार में आजीवन कारावास में है। खैरा साहब को देखिए, उनसे भी बोलिए भाजपा वाले छुड़ाए। की शादी के बारे में भाजपा का एक सांसद है, उस पर बलात्कार का आरोप है, खिलाड़ियों ने लगाया, अभी खुलेआम घूम रहा है। पर्सनल नहीं, एक मिनट सर, उसको भी कहिए कि गिरफ्तार करवाए। रत्नेश जी एक मिनट, अब वो ईडी वाला मसला बोल दिया आपने, लाइव में कमेंट आ गया आपके लिए, बोले कि संजय सिंह के लिए कम से कम एक ट्वीट तो कर दो। वो लाइव में कमेंट आ गया, बोले कम से कम इतनी सहानुभूति संजय सिंह के लिए एक ट्वीट ही करवा दो राहुल गांधी जी से, वो भी नहीं हो रहा। छोड़िए उस बात को, अभी विषय भटक जाएगा, आज ईडी वाला मसला नहीं है। और ये वे वाला विक्टिम कार्ड नहीं कि हमें जेल भेज दे, आपके सामने अभी 10 सवाल पूछे संदीप दुबे जी से, पूछे कि नहीं पूछे? पूछे ना। बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं ना, डर लगता है। ये विक्टिम कार्ड सवाल बड़े होने चाहिए बस, ठीक। वो सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं, आप भी सत्ता में होते हैं तो आपसे ही पूछे जाते हैं, वो सत्ता में परमवीर साहब ने हमसे पूछा कि कोई लिस्ट नहीं जारी हुई तो हमने बता दिया। नहीं तो ठीक, पढ़ लीजिए। आप तर्कों से बहस करिए ना, व्यक्तिगत नहीं प्लीज। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सर मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे आप भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वाजिब सी बात है आप राष्ट्रीय दल हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे, ठीक, जैसे कि आपने कहा, लेकिन जो आप मुफ्त दे रहे हैं, आप क्योंकि मुफ्त वाले मसले पर कंपटीशन में सबसे ज्यादा चैंपियन है, तो फिर जनता तो आप ही पर विश्वास करेगी, कांग्रेस की सरकार तो इसका मतलब जाएगी, राइट? वर्तमान सत्ताधारी, हाँ वर्तमान सत्ताधारी, वही बात कर रहा हूं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतलब कांग्रेस जाने वाली है। सर मध्य प्रदेश भी तो है, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। हाँ नहीं, चुनाव तो हिमाचल में भी हुए जहां आपकी जमानतें जब्त हुई, उत्तराखंड में भी हुए जहां आपकी जमानतें जब्त हुई, वहां भी तो मुफ्त दे रहे थे ना आप। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आपका योगदान जो है गुजरात में इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, क्योंकि आप ना होते तो संदीप दुबे जी इतिहास नहीं रच पाते, मैं इसलिए बात कह रहा था। प्लीज कंटिन्यू।
यहाँ एक पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हुए हैं, हाँ, जिनकी पार्टी को लोगों ने 2 सांसदों से उठ करके आज 300 से ज्यादा सांसद लोकसभा में बनाने का रिकॉर्ड है जी। तो ये राजनीतिक दलों की यात्राएं होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी राज्य में संगठन है कभी नहीं है, कभी कहीं ज्यादा समर्थन कभी कहीं नहीं, आप आंदोलनजीवी हैं, आप लोग खुद कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। आंदोलनजीवी है, इसका हमें एहसास भी है, इसका हमें गर्व भी है, हाँ। और सबसे बड़ा गर्व है कि हमने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है, वरना आज तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता आपकी योजनाओं पर, यानी फ्री वाली योजनाओं पर क्यों यकीन करेगी? वो इसलिए यकीन करेगी क्योंकि ये परफॉर्म्ड गारंटीज हैं। नहीं, और गहलोत साहब भी तो परफॉर्म कर रहे हैं। होता है एक जो हमने कहा वो करके दिखाया, गहलोत साहब ने भी किया। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है कि चुनावी मौसम आया तो कहा और किया, हमने लगातार 5 साल करके दिखाया, जुमला नहीं फेंका। भूपेश बघेल जुमला फेंकते हैं, हमारे वादे जुमले नहीं होते। नहीं, भूपेश बघेल जुमला फेंकते हैं हमने, और हम देश के सामने, जनता के सामने अपने कार्यक्रमों को लेके जाते हैं। सर, अब आपने गुजरात का जिक्र कर दिया तो सुन ले जरा सा। हाँ। सर, सूरत में जो हमारी परफॉर्मेंस हुई, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि उसने हमें गुजरात में अपनी जड़ें जमाने का अच्छा खासा आधार दिया? सर, ये बातें ना मुझे नहीं, रत्नेश जी को समझाइए। ठीक, अगर आप उस वक्त नहीं लड़े होते तो वहां इतनी बुरी हार नहीं देखनी पड़ती इनको। सर, रत्नेश भाई सुन रहे हैं, हाँ। और रत्नेश भाई को यह भी पता है कि भारत की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है उनकी, सबसे बड़ी पार्टी भी है उनकी। उनको पता है कि चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का धर्म है। तो अगर वो राजनीतिक दल है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक दल है तो हम भी। गठबंधन का भी धर्म होता है शायद। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो गुजरात की बात जहां तक आप कर रहे हैं, गुजरात का जो फेक मॉडल था, जो मोरबी में ढह गया, पानी में बह गया, उसको एक्सपोज करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो भूपेश बघेल का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, 100 में से कितने नंबर देंगे उसको? देखिए, ऐसा है, हम विपक्षी दल है, हाँ। हम अपने कार्यक्रम लेकर के जनता के सामने मैंने पूछा सर, 100 में से कितने नंबर देंगे? भाई, कांग्रेस अपने कार्यक्रम लेके जाएगी, हम अपने कार्यक्रम लेकर के जाएंगे। शिवराज के 100 में से कितने नंबर देंगे मध्य प्रदेश मॉडल? वो अपना कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, और राजस्थान अशोक गहलोत, जिन्हें आप निकम्मा और डरपोक कहते हैं? और शिवराज जी के भाषणों को ध्यान से सुनिए, हाँ। यहाँ राजनीतिक विश्लेषक महोदय बैठे हुए हैं, अनुभवी होंगे। शिवराज जी के भाषणों में विदाई भाषण की झलक नजर आती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं चला जाऊंगा, ये क्या है? विदाई भाषण है ये। संदीप दुबे जी वो कह रहे हैं विदाई की बेला नजदीक आ रही है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तिलक जी, देखिए, मुझे लगता है कि धैर्य सबको धारण करना चाहिए। धैर्य अपना परिचय स्वयं देती है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जनता सबको धैर्य रखना सिखा देगी। और खासतौर से आम आदमी पार्टी के, यानी एक बार फिर से शिवराज सरकार, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने को उनको पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने के हिसाब से दुनिया देखी है और वही दिखा रहे हैं। और वो तो उनकी वो पार्टी के भ्रष्टाचार के विषय पे लड़ने आए थे, और उनके सारे लोग भ्रष्टाचार के विषय पे जेल के अंदर हैं, और वो अपने जेल के अंदर हैं। तिहाड़ तो उनके मंत्रालय के अधीन आता है, जो मंत्री जी। सर, कई राज्यों में उनके समर्थन के बिना आपकी सरकार भी नहीं बनती। मतलब समर्थन समझ रहे हैं ना सर? तो आप उन्हीं को ही कह रहे हैं, और आपके ऊपर लगता है कि आपकी भी टीम है। भाई तिलक जी, ये फैसला जनता करेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अपने स्वयं के बुने हुए जाल में फंसी है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है। अगर कोई विचार होते तो आज शायद आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की जगह ले रही है, दिल्ली में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने लिया है, बिहार में कांग्रेस की जगह लालू जी की पार्टी ने लिया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जगह अखिलेश जी की पार्टी ने लिया है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने भी जगह कांग्रेस का लिया है, और कांग्रेस आज उन्हीं की दोस्त है। तो ये आप समझिए कि कौन किसकी बी टीम है।
ये जो मैंने बंदरों के मदारी के तमाशे की बात कही, ये विभिन्न तरह के मदारी के तमाशगीन हैं, अपने अपना बंदर नचा रहे हैं, और बंदर एक ही है, वो बंदर है देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किस तरह से भारत बंदर कौन है बना रहे, इन सब लोगों की एक ही नीति है। आप लोग तो डुगडुगी बजा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, जनता को बंदर समझ रहे हो क्या आप लोग? संदीप जी, मैं जनता को बंदर नहीं समझ रहा, ये जो विपक्षी राजनीतिक दल है ये बंदर हैं। अच्छा, ये पार्टियां बंदर, और डुगडुगी कौन बजा रहा है? एक ही बंदर जिसके विचार एक ही हैं, वो बंदर एक ही है जो नाच रहा है। उसके विचार एक है कि इस देश की उन्नति, तरक्की। रत्नेश जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद आ रहा हूं रमेश जी आपके पास। हाँ तिलक जी, बिल्कुल सही कहा संदीप दुबे जी ने। एक ही बंदर है जो कुछ लोगों के इशारे पर नाच रहा है, और वो बंदर कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और देश की जनता भी जानती है। और उस बंदर के कुछ साथी भी हैं, वो भी डालियों पे फुदक के कूद के नाच रहे हैं। उनको भी आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, देश की जनता भी जानती है। अब रही बात कि इस देश में किसी नेता की स्वीकार्यता कितनी है कितनी नहीं है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता को कर्नाटक का चुनाव देखना चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो सब नतीजे बता रहे। एक मिनट रत्नेश जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं रमेश मोहन श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी का मसला है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आपको तो कोई आपत्ति नहीं, वो अशोक गहलोत को जाके है कुछ भी बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक देश है, इनको अगर लगता है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग शोभनीय है, ठीक है तो वो करे। सर भाषा तो आप जानते हैं, वो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो उनके पास दो जेब हैं, एक में माफीनामा होता है और एक में आरोप पत्र। वो माफीनामा जब चाहोगे तब मिल जाएगा। सर आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो उस पर मैं टिप्पणी न करूं तो हाँ मत करिएगा सर, केजरीवाल जी पर कोई टिप्पणी। मैं आ जाता हूँ। हाँ परमवीर जी, क्विक रिएक्शन, वक्त खत्म हो रहा है, फिर एक महत्वपूर्ण विजुअल है वो दिखाऊंगा सर। तिलक जी 10 सेकंड। गठबंधन की कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, हमारे नेता एक प्रदेश में पैदल चले, मोदी जी 7 रैलियां करवा के एक सीट नहीं जिता पाए उस प्रदेश में, तो ये तो पता चल गया ना कि जनता ने किसको नेता माना। आप ये कह रहे हो आपके नेता इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं? जी बिल्कुल है, ये इसमें रमेश जी एक मिनट में भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं ना, एक मिनट। यही सर्वमान्य है, यही बात सर, अगर ये सर्वमान्य है, अगर आप ही की बात एक मिनट सर्वमान्य है रमेश जी, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है, सर्वमान्य है? उन्हें अपने नेता को बड़ा मानने का अधिकार है। अधिकार छोड़िए ना, मेरे साथ शब्दों को क्यों खेल रहे हैं आप? ये बताइए, वो कह रहे हैं कि सर्वमान्य नेता है, सर्वमान्य है कि नहीं? बात खत्म। देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उन सबका अपना अपना नेतृत्व है सर। वही तो बात संदीप दुबे जी कह रहे हैं, फिर आप संदीप दुबे को गुस्सा करते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने आपसे सामने कहा कि सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है इंडिया गठबंधन के, वो सबसे बड़े चेहरे हैं, है कि नहीं? बस इतनी सी बात थी सर। भाई ऐसा है, भाई नहीं, मैं मासूम से सवाल का मासूम सा ही जवाब दे देता हूँ। हाँ। जैसे राहुल जी लालू जी के यहाँ गए, हाँ। वहां पर बैठ करके बनाया खाया, कुछ बनाने की विधियां भी नवरात्र चल रहे हैं, मुझसे भी मत बोलो आप प्लीज। हाँ इसीलिए मैंने नाम भी नहीं लिया। हाँ। तो कितना लालू जी को उन्होंने सम्मान दिया। लालू जी ने उनको बोला कि भाई आप शादी कर लीजिए, दूल्हा आप हैं। हाँ। तो ये चीजें गठबंधन की राजनीति में चलती रहती है। ठीक है, और किसी भी प्रवक्ता को अपने नेता को बड़ा मानने का अधिकार। आपको काबिल प्रवक्ताओं की लिस्ट है मेरे पास, उसमें मैंने आपका नाम लिखा हुआ है रमेश जी। खैर संदीप जी धन्यवाद। चलते चलते एक तस्वीर आई है, मैं इजाजत है आपको दिखाऊं? बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये। तस्वीर आई है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जयपुर से। आपने अपने सांसदों को, बीजेपी ने अपने सांसदों को चुनावी रण में उतार दिया, लेकिन हाल क्या हो रहा है? बीजेपी के जो सांसद है, बड़े चेहरे हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां पे चुनाव लड़ रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जयपुर के सामने आई, जहां पर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरों में से राजवर्धन सिंह राठौर, उन्हें टिकट दिया है चुनाव लड़वाने के लिए, और वसुंधरा राजे के गुट के
राजपाल सिंह का टिकट काट कर दिया और जैसे ही वो वहां प्रचार के लिए पहुंचते हैं उसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर का विरोध हो जाता है। और कौन विरोध करता है? दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं और उन पर पैराशूट उम्मीदवार का आरोप चस्पा कर रहे हैं। यह बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। और बाकायदा उन्होंने मिठाई खिलाकर जो विरोध कर रहे थे उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। संदीप दुबे जी, ठीक है, कार्यकर्ताओं का गुस्सा है और उनका गुस्सा जायज भी हो सकता है। हम कार्यकर्ता ईश्वर का स्वरूप है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज है सर। के नाम पे एमपी सर्वोच्च जीवन देता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का टिकट बदला जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर अरे भैया, ये कांग्रेस नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। बोल रहे हैं क्या ये प्रवक्ता लालू जी के पार्टी के हैं? तो फिर कार्यकर्ताओं की आवाज सुनेंगे। क्या आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं? एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट प्लीज। संदीप दुबे जी, आपने जिनको एमपी और सांसदों और मंत्रियों को रण में उतार दिया, उनका विरोध हो रहा है, आप ही के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरे कार्यकर्ता हूं या किसी के हूं, कार्यकर्ता इस देश का कार्यकर्ता ही जागरूक मतदाता है जो अपनी पार्टियों की लड़ाई लड़ता है। अगर उनको लगता है कि कहीं रत्नेश जी प्लीज, आपके बीच में अभी आप उनको कह रहे थे मैं मेंढक की तरह नहीं कूदा। एक मिनट, ऐसे विरोध को स्वीकार करता हूं। आप जैसे लोग विरोध का विरोध नहीं करते उसको स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती। मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौर बदले जाएंगे? अगर नहीं बदले जाते हैं तो यह सिद्ध होगा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। अच्छा, अभी आप लालू जी के पार्टी से बोल रहे हैं, ये कौन किस पार्टी के हैं प्रवक्ता साहब? ये राहुल गांधी जी वाले पूछ रहे हैं। अच्छा, राहुल जी वाले। हाँ। अच्छी बात है, आपको बधाई, आप इच्छा परेशान न हो। संदीप जी एक मिनट छोड़ दीजिए उनको। ये राजस्थान में कहीं खतरे की घंटी तो नहीं? आपके अपने ही विरोध कर रहे हैं और वसुंधरा जी का अलग मसला। देखिए, अगर आप मुझसे सत्य सुनना चाहेंगे तिलक जी, तो सत्य ये है, क्योंकि मैं व्रत में हूँ, नवरात्रि का व्रत है, तो मैं इसीलिए उछल कूद के मैं कांग्रेस के मित्र की तरह बोल भी नहीं सकता। सत्य ये है कि राजस्थान के अंदर, वो चाहे आप लोग भी दिखा रहे हैं, वहां कांग्रेस जाने वाली है ना, और कांग्रेस सहज जा रही है और इस तरह के उछल कूद होंगे, चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी। राजनीति तो राजनीति के नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान की जनता कांग्रेस के भाग्य का फैसला। कम से कम आपने ये कहा नवरात्र में हो सकता है कि मैं भी हूं, मैं बोल नहीं रहा है ना, कर जाके मुझे भी जल ग्रहण करना है। ठीक, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। लेकिन ये सत्ता की चाबी क्या मुफ्त की रेवड़ियों से मिलेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप जी आपका भी, रत्नेश जी आपका भी, रमेश जी आपका भी और परमवीर जी आपका भी। बहुत संयम के साथ आप लोगों ने डिबेट की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेवड़ी मुफ्त और सियासत चुस्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।